बच्चों, आज 12th क्लास की हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर ईंटें मन के तथा अस्थियां जो है उसका आज हम लेक्चर नंबर 15 लेकर आए हैं आपके लिए। पेज नंबर 23। टॉपिक है व्याख्या की समस्याएं। व्याख्या की समस्याएं पुरातत्वविदों के पास तब आती हैं जब वो धार्मिक प्रथाओं के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि होता ये रहा है कि धार्मिक प्रथाओं वगैरह के बारे में पुरातत्वविदों ने ये किया कि जो चीज़ें उन्हें असामान्य और अपरिचित लगीं, यानी जो एबनॉर्मल लगीं, जो उनकी समझ में नहीं आया या जिनको पहले कभी उन्होंने नहीं देखा था, तो उनको लगा कि ये धार्मिक महत्व की चीज़ें हैं। इनका एक एग्जाम्पल देखिए। एक फ़ोटो आपकी बुक में पेज नंबर 23 पर आप देखेंगे, एनसीईआरटी बुक में चित्र संख्या 1.26। नीचे लिखा भी है वहाँ पर, क्या ये एक मातृदेवी थी? तो इस चित्र को जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किसी नारी की, किसी औरत की मृण मूर्ति है, यानी कि मिट्टी की मूर्ति है, पकी हुई मिट्टी की मूर्ति है, जिसमें उसके सिर पर कुछ विस्तृत प्रसाधन दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसको देखकर अंदाज़ा लगाया कि ये शायद मातृदेवी थीं। इसी तरह से पुरुषों की एक बड़ी अजीब सी मूर्ति मिली, जिसमें एक हाथ घुटने पर रख कर बैठा हुआ एक मर्द दिखाया गया। तो उसको देखकर इन्होंने उसके बैठने के अंदाज से ये गैस किया कि शायद ये पुरोहित राजा होता होगा। इसके अलावा कुछ संरचनाएं, कुछ कंस्ट्रक्शंस उनको इस तरह के मिले जो अजीब से लगे, जो सामान्य नहीं थे। तो उनको देखकर पुरातत्वविदों ने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये अनुष्ठानिक महत्व की चीज़ें होंगी, यानी कि यहाँ कुछ अनुष्ठान किए जाते होंगे, कोई धार्मिक एक्टिविटीज़ की जाती होंगी। मिसाल के तौर पर कुछ वेदियाँ मिली हैं, बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं, कालीबंगन और लोथल में ये सब ज़्यादा मिला है। तो उनको देखकर अंदाज़ा लगाया गया कि शायद ये पुरोहित राजा होता होगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ अनुष्ठान के दृश्य भी मोहरों पर देखे पाए गए। मतलब कुछ सीन है वहाँ, ऐसा लग रहा है कि अनुष्ठान हो रहा है। इसके साथ साथ कुछ मोहरों पर ऐसा भी दिखाई दिया कि वहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं मोहरों पर। तो उनको देखकर लगा कि शायद ये प्रकृति की पूजा करते होंगे हड़प्पा के निवासी। ये सब अनुमान हैं, एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है, क्योंकि लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। इसके अलावा एक श्रृंगी जानवर, एक श्रृंगी मतलब एक सींग वाला जानवर भी दिखाई दिया है। मतलब जानवर दिखाई नहीं दिया है, मोहरों पर उसका चित्र दिखाई दिया है, उसकी आकृति दिखाई दी है। तो उसको देखकर ये अनुमान लगाया गया कि इस तरह का कोई जानवर होता तो नहीं था, लेकिन ये शायद हड़प्पा वासियों की कल्पना होगी। शायद वो सोचते होंगे कि इस तरह का कोई जानवर है, तो हो सकता है कि ये धार्मिक महत्व का जानवर हो। अच्छा, कुछ मोहरों पर एक आकृति दिखाई गई है जिसमें एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है, और कई बार इस योगी की मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति को जानवरों से घिरा हुआ दिखाया गया है कुछ मोहरों पर। तो इसको देखकर अंदाज़ा लगाया गया कि शायद ये आद्य शिव होंगे, आद्य शिव यानी शिव जी का एक रूप। इसके अलावा कुछ शंकुआकार वस्तुएं मिली हैं पत्थर की। शंकुआकार मतलब शंकु के आकार की। तो उनको देखकर ये अनुमान लगाया गया कि शायद ये शिवलिंग होगा, शिवलिंग की पूजा की जाती होगी। अच्छा, ये जो पुरातत्वविद होते हैं ये कई बार ये करते हैं कि शुरुआती और बाद वाली परंपराओं की जब स्टडी करते हैं, हड़प्पा की परंपराओं की, तो अगर उनमें समानता पाई जाती है, सिमिलैरिटी पाई जाती है, तो ये मानते हैं कि ये जो चीज़ें शुरू में भी पाई गई हैं, बाद में भी पाई गई हैं और अजीब सी हैं, तो शायद ये धार्मिक महत्व की चीज़ें होंगी, धार्मिक महत्व की बात होगी। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुरातत्वविद जो हैं वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, यानी कि जो मालूम है उससे अनजानी चीज़ की तरफ जाना, और प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं, यानी कि जो उन्हें मालूम है, जो उन्हें पता है कि ये चीज़ें आजकल होती हैं, उन चीज़ों के आधार पर वो पिछली चीज़ों, पिछली बातों का अध्ययन करते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि तब कैसा होता होगा। लेकिन ये पॉलिसी, ये स्ट्रेटजी पत्थर की चक्कियों और बर्तनों के संबंध में तो काम कर सकती है, लेकिन धर्म के मामले में ये थोड़ा सा डाउटफुल रहती है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए। आद्य शिव जो मोहरों पर दिखाई देते हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले ऋग्वेद में रुद्र देवता का नाम आता है। ऋग्वेद कब लिखा गया था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। पीरियड याद रखिए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में संकलित किया गया। तो ऋग्वेद में रुद्र नाम के देवता का जिक्र मिलता है। बाद में पुराणों की परंपराओं में रुद्र जो है वो शिवजी का नाम बताया गया है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आती है कि शिवजी तो पशुपति कहलाते हैं, योगी कहलाते हैं। पशुपति मतलब पशुओं का मालिक, पशुओं का स्वामी, और शिवजी का योग तो आप जानते ही हैं, मशहूर है, सब कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं।
तो शिवजी का जो पशुपति वाला रूप है और योगी वाला रूप है उसका जिक्र ऋग्वेद में नहीं है। मतलब पुराणों में तो है, ऋग्वेद में नहीं है। ना पशुपति के रूप में दिखाए गए हैं ऋग्वेद में शिवजी और ना ही योगी के रूप में। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो आद्य शिव की धारणा है सिंधु घाटी की सभ्यता में, ये जो कुछ मोहरों पर दी गई आकृति को आद्य शिव माना गया है, तो ये शायद शिवजी न हो सकता है कोई शमन हो। अब शमन क्या होता है? शमन उस औरत या उस आदमी को कहते हैं जो जादू के ज़रिए इलाज करने का दावा करता है और ये भी दावा करता है कि मैं दूसरी दुनिया से संपर्क स्थापित कर सकता हूँ। शमन कहलाता है। कन्फर्म कुछ नहीं है कि वो वास्तव में शिवजी का ही रूप था, शिवजी का ही वर्णन है, वो शिवजी की ही मूर्ति के बारे में उसमें चित्रण दिया गया है, या कोई शमन की आकृति है, क्या है, कुछ कंफर्म नहीं है। ये तो आप समझ ही गए हैं कि पूरा ही चैप्टर आपको ये बार बार बताता है कि सब कुछ अनुमानों पर यानी कि अंदाज़ों पर आधारित है, कंफर्म कुछ नहीं है। और इसकी वजह यह है कि अभी तक लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। जिस दिन लिपि पढ़ ली गई उस दिन बहुत सी नई बातें मालूम हो जाएंगी। अब इतने दशकों तक ये पुरातात्विक अध्ययन जो हुए, इसके बाद कई समस्याएं बनी रह गई हैं। ये तो हुआ है कि वहाँ की यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था क्या थी, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और हमें मिल गई है विभिन्न अध्ययनों के आधार पर। लेकिन अगर कोई बाइलिंगुअल अभिलेख मिल जाए, द्विभाषिक अभिलेख मिल जाए, तो हो सकता है कि हड़प्पा के निवासियों द्वारा बोली गई भाषाओं के बारे में कोई नई जानकारी मिल जाए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है कि कई कंस्ट्रक्शंस जो हमें मिले हैं उनके बारे में कंफर्म हमें कुछ पता नहीं है। जैसे कि विशाल स्नानागार का वर्णन मिला है हमें, जो आकृति, जो कहना चाहिए स्ट्रक्चर मिला है, अवशेष मिले हैं, तो वो क्या वास्तव में अनुष्ठानिक संरचना थी? क्या वहाँ कोई अनुष्ठान होता था? क्या धार्मिक कोई रिवाज था कि किसी विशेष अवसर पर लोग नहाते हों, या क्या था? कुछ कंफर्म नहीं है। और ना ही ये कंफर्म है कि कितने लोग पढ़े लिखे होते थे, ज़्यादा लोग पढ़ते थे या कम लोग लिखते पढ़ते थे। साथ ही साथ ये भी पता नहीं चलता कि कब्रिस्तानों में सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों नज़र आती हैं। इसके अलावा ये भी पता नहीं चलता है कि औरतें क्या मिट्टी के बर्तन ही बनाती थीं या सिर्फ उन्हें रंगने का काम करती थीं और बर्तन बनाते थे आदमी। कुछ कंफर्म नहीं है कि कौन क्या करता था, क्योंकि आजकल तो यही होता है ना कि आम तौर पर पुरुष बनाते हैं मिट्टी की मूर्तियाँ या मिट्टी के बर्तन वगैरह, और महिलाएं जो है उस पर कलरिंग डेकोरेशन वगैरह करती हैं। तो क्या पहले भी ऐसा होता था? कुछ कंफर्म नहीं है। इसके अलावा दूसरे शिल्पकर्मी जो थे उनके क्या काम थे, वो क्या करते थे, ये भी कंफर्म नहीं है। और मिट्टी की मूर्तियों का यानी पकी हुई मिट्टी की जो मूर्तियां बनाई जाती थी उनका इस्तेमाल क्या था, क्या होता था, कुछ पता नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में औरतों और मर्दों के संबंधों से जुड़ी हुई बातों पर बहुत कम स्टडी हुई है अभी। इससे ये लगता है कि अगर इस बारे में ज़्यादा अध्ययन किया जाए तो हो सकता है कि नई नई बातें पता चलें, बहुत कुछ हमें जानकारी मिले। स्टडीज़ जारी हैं, खुदाइयाँ जारी हैं, जानकारी मिलती ही रहती है। चैप्टर इस तरह से ये पूरा हो जाता है। अगली मुलाकात में मैं आपको काल रेखा के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा। छोटा सा अगला लेक्चर होगा, काल रेखा 1 और काल रेखा 2 अगली मुलाकात में। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो इसी चैनल पर मौजूद हैं, सुन लीजिए। और इसके बाद वाला लेक्चर भी ज़रूर सुनिएगा। बाकी भी कई चैप्टर्स में डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, उनको भी सुनिए। आगे भी डालूँगा, सुनते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। सलाम हिंदुस्तान।